यस, जीत गए, दुनिया में नंबर वन नाजरीन, उस फहरिस्त में नंबर 1 है हम। और पाकिस्तान का शहर लाहौर दुनिया में आलूदा तरीन शहर डिक्लेयर हो चुका है, नंबर 1। अच्छा, इस पर खुश नहीं होना, इस पर खुश नहीं होना था, सॉरी, मुझे लगा नंबर 1 है, खुश होना है। इंडिया वाले ज़्यादा खुश नहीं हो, आप हमारे साथ सेकंड हैं, दिल्ली शहर है ना। और कराची वाले ज़्यादा डांस नहीं करें कि लाहौर गंदा हो गया, हम जीत गए, हम तीसरे नंबर पर कराची। कल की बात है, आज तो भी ताज़ा आएगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक नाजरीन, कल लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, दिल्ली दूसरे नंबर पर, हिंदुस्तान कराची तीसरे नंबर के ऊपर। जो मैंने सुना गलत भी हो सकता है, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें पता लगती हैं ना। तो मैं तो आप लोगों को मुबारकबाद देने लगा था, लेकिन फिर मुझे बताया कि इस चीज़ पे मुबारकबाद नहीं देनी, इस चीज़ पे तो नज़रें झुकानी है। जहाँ पूरा मुल्क सियासत के ऊपर डिस्को डांस और भंगड़े डाल रहा है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि दरअसल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर वो तमाम ज़र्रात भी शामिल हैं जो हवा में मुअल्लक हैं और जिनका साइज़ इतना छोटा है कि हमारे जिस्म के अंदर लगे हुई छन्नियाँ, हमारे जिस्म के अंदर हर जगह एक छन्नी लगी हुई है। छन्नी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो बाहर से आ रही है उसे कुदरती तौर पर छान के साफ कर देती है। नाक में मौजूद बाल, फिर अंदर एक और छन्ने का सिस्टम, और फिर अंदर तक छानने का एक सिस्टम मौजूद है जो हवा को छान के साफ कर देता है, छांट के उसमें से गंद निकाल देता है। इसी तरह पानी हम पी लें, पानी पीने के बाद हमारे मुंह से लेकर हमारे पेट तक हर जगह के ऊपर मुख्तलिफ जरासीम, शिकन, खुलिए उसका मुकाबला करते हैं, निज़ाम उसका मुकाबला करता है। यह हवा में मुअल्लक बहुत ही बारीक ज़र्रात जिनकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता है, ये दरअसल इन छन्नों के लिए, हमारे छन्ने जहन के, जिस्म के, ये गैर मुअस्सर है। Our body cannot filter them, we cannot stop them, they will enter into our blood stream, ये हमारे खून में शामिल हो जाएंगी और हमें तरह तरह की बीमारियां होंगी। जैसे हर पाकिस्तानी खांसता थूकता रहता है और फिर कुछ अरसे के बाद उसे तरह तरह की बीमारियां होती हैं जो गोरे भी सुन के परेशान होते हैं। नाजरीन, ये इसी वजह से है क्योंकि हमारा 3rd क्लास एयर क्वालिटी इंडेक्स है। उसके बावजूद मुल्क के अंदर डिस्को डांस जारी है। नाजरीन, कोई सियासत पर बात कर रहा है तो कोई सियासी जमातों के मुतालिक बात कर रहा है, हर आदमी अपने तई डिस्को डांस करता फिर उसको लग रहा है दुनिया के मसले ये हैं तो दुनिया के मसले। दूसरी तरफ बच्चे बीमार हो रहे हैं, खांस रहे हैं, खंखार रहे हैं, बुजुर्गों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं और इन खुलियात, मतलब ये इन ज़र्रात की वजह से हमारे खुलियात वो डैमेज हो रहे हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो खून बह रहा है वो खून ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से पूरे जिस्म के अंदर आप समझे कि खून जो है वो बहता है, पूरे जिस्म का सिस्टम चलता है, वो सारा सिस्टम बेड़ा गर्क हो चुका है पूरे कौम का। और हम सियासी डिस्को डांस में मशगूल हैं। सुबह शाम हमारे जहन पे तारी है कि पीटीआई सही है या पीपल पार्टी सही है या नॉन लीग सही है, लेकिन नाजरीन, आपके खून के खुलिए जब उनके अंदर ये गंद जज्ब हो जाएगा और वो पूरे जिस्म के अंदर गंद बहेगा 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 फैलेगा, तो आपके जिस्म की जो हालत होगी वो आप खुद देख लीजिए। चेहरे का रंग जर्द सा हो जाएगा, कभी रूखा हो जाएगा, तबीयत में चिड़चिड़ाहट आएगी। जाहिर बात है ये आपका सारा सिस्टम बेड़ा गर्क हो चुका है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से आपका सारा जिस्म बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं गलत बोलूं तो मुझे पकड़ो। बच्चों के लिए तो इतना खतरनाक है ये। बच्चों को दूध भी उबाल के, पानी भी उबाल के, खाना भी बेटा देख के खाओ, और हवा गंदी, गंदी हवा, गलीज हवा। इसका मतलब ये है कि लाहौर में गलीज तरीन हवा है। इंडिया वाले ज़्यादा दर्द डिस्को ना करें, वहाँ पे दूसरे नंबर पे गंदी हवा है। पता नहीं, शायद धर्मेंद्र भी बेचारा इसी वजह से बीमार हो गया। वो अभी उससे तो दुआ करेंगे भाई, हम तो दुश्मन के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला हिदायत दे उन लोगों को। लेकिन ये क्या, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, बेड़ा गर्क हो गया भाई। दरख्त लगा लगा के खुश हो रहे हैं, दरख्त लगा दिया, आओ 1 बिलियन ट्री सुनामी। भाईजान, दरख्त उगाने से ये खत्म नहीं होगा, ये आलूदगी।
यह आलूदगी बंद कैसे होगी? फैक्ट्रियों के अंदर आप लोगों को किसी तरह धुआं रोकने या उसके असरात कम करने के लिए काम करना पड़ेगा। गाड़ियों का धुआं कम करना पड़ेगा, हुकूमत को टैक्स फ्री करनी पड़ेंगी वो गाड़ियां जो धुआं नहीं देती या कम देती। बट व्हाट कैन आई से, जिस कौम में बसीरत नहीं, अमल में तासीर नहीं, वो क्या करेगी? अनवर मकसूद की तारीफें करेगी, अनवर मकसूद की तकरीरें सुन के तालियां बजाएगी, काम टकेगा नहीं करेगी। आगे चलो, इन्होंने ठीक नहीं होना, इन्होंने ठीक नहीं होना। आ जाओ, मईशत के मुतालिक बात करेंगे। यहाँ पे बेड़ा गर्क है भाईजान, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को हार पहनाया जाए। जो भी आ रहा है मईशत का बेड़ा गर्क ही कर रहा है, और मईशत का बेड़ा गर्क जितना हो रहा है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों का कार्बन फुटप्रिंट भी उसमें शामिल है। ये जो आप अपनी तरफ से समझ रहे हो ना कि आप ये जो सैलाब आ रहे हैं, ये जो तबाहकारियाँ हो रही हैं, इसके लिए आप कह रहे हैं दुनिया जिम्मेदार है। दुनिया कह रही है यार कि हम पागल हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे गंदा लाहौर का है, और आप हमको बोल रहे हो कि सैलाब हमारी वजह से आ रहा है। नहीं, गोरे कोई मामू हैं क्या? गोरे कोई बहुत ही बड़े सॉरी माजरत, बच्चे भी शो देखते हैं। गोरे कोई बहुत ही बड़े बेवकूफ़ है क्या? उनको जा के हम बोल रहे हैं अभी तुम्हारी वजह से आ रहा है हमारे मुल्क में सैलाब। वो कह रहे हैं ये देख पर्चा देख भाई, लाहौर सबसे गंदा माहौलियाती आलूदगी के अंदर, दिल्ली दूसरे नंबर पर और कराची तीसरे नंबर। मैं नहीं बोल रहा, नेट पे पढ़ी थी, हो सकता है गलत हो। नेट पे हर बात जो पढ़ी है वही हो, तो ज़रूरी तो नहीं कि सही हो। और आप मुझे बताओ कि चलो वहाँ तो आपने बोल दिया लाहौर दिल्ली का कि भाई वो वहाँ पर तो जी चावल का कचरा होता है ना हमारे यहाँ, चावल की फसल जब उसके बाद फिर क्या है कि वो खपाने के लिए जगह नहीं होती, उसको जलाते हैं। कराची में कौन सी चावल का कचरा जलाया जा रहा है? भाई ये मौसम है, मौसम बहुत गंदा है। कहीं देखा सर्दियों में मच्छर घूम रहे होते हैं? ये कराची मुनफरिद शहर है, यहाँ सर्दियों में मच्छर घूम रहे होते हैं, ऐसे घूम रहे हैं मच्छर। इकोनॉमी बर्बाद होगी इन चीज़ों से। आपको लग पता जाएगा भी, आपको मजाक लग रहा है ये, आपको लग पता जाएगा। आप इसको संजीदा नहीं ले रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ संजीदा ले लो। कराची में 2 दिन से ऐसी गंदी बू आ रही है, जिधर भी जा रहे हैं ऐसे लग रहा है कुत्ता मर गया कहीं पे, जबकि कुत्ता तो कोई मरा नहीं, लेकिन ऐसी बू आ रही पूरे कराची के अंदर। किस चीज़ की है? ये सब माहौलियाती आलूदगी है। थोड़ी बात करते हैं जनाब पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक। देखें, मैं अगले दिन सोच रहा था कि लोग हमारे यहाँ बोलते बहुत अच्छा हैं, अमल नहीं होता। फिर मैंने अपनी जानिब देखा, मैंने कहा मैं भी तो टीवी पर आकर बोलता ही, मईशत के मामलात के ऊपर रोता हूँ, तमाशे करता हूँ, ड्रामे करता हूँ, गैर रिवायती अंदाज में मुआशी मसाइल को बयान करता हूँ, तंज़ो मिज़ाह का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कर मैं भी कुछ नहीं पाता। क्या आप लोगों की आंखें नहीं हैं? क्या आप गरीबों की गुर्बत को नहीं देख सकते? क्या आप बेरोज़गारों की बेरोज़गारी को नहीं देख सकते? क्या आप इस मुल्क के माशी हालात को नहीं देख सकते? क्या आपको महंगाई अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती? कैसे आप कह सकते हैं कि मुल्क के हालात ठीक हो? मुल्क के हालात ठीक नहीं हो। चंद दिन पहले तक कोई शख्स तनकीद करने के लिए भी तैयार नहीं था। अब तो हुकूमत के हमदर्द भी बोल पड़े हैं, चीख पड़े हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि जनाब वाला अगर मुल्क के माशी हालात और मज़ीद ख़राब हुए तो फिर हम किस समझ जाएंगे। डॉलर महंगा, रुपया सस्ता, और इस कैफियत और सूरत हाल के अंदर मुल्क की मईशत कैसे बर्दाश्त करेगी सब कुछ। एक तरफ बात ये हो रही है कि इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे मुल्क के अंदर पैदावार टगे की नहीं है। मैं तो सीधी बात करता हूँ, गलत बात मैं नहीं करता, लेकिन ये मैं एग्जेजरेटेड करके आपको बता दूँ। अगर आप तनासुब देखिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान, तो आप देखेंगे एक्सपोर्ट बहुत ही कम, इम्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा है। रेमिटेंस के ऊपर हमारा इन्हिसार है, और रेमिटेंस किसी दिन बंद हो गई तो हम क्या करेंगे। बातें बड़ी बड़ी, हमारे पास पैदावार है, ये है। अब जब तक आपके पास सरप्लस नहीं होगा आप क्या करेंगे? सरप्लस के माने ये है कि वाफिर मिकदार के अंदर किसी शय का होना, जब वो होगी तो दूसरे को बेच सकेंगे। अगर घर की ज़रूरत ही पूरी नहीं हो रही होगी तो फिर दूसरे को क्या बेचेंगे। अभी तो हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि अपने आप को ज़रूरी पैदावार करने वाला मुल्क अपने मुल्क के अंदर दालें दूसरे ममालिक से मंगा कर खाता है। नहीं, गलत बोलूँ तो मुझे बताना। ये जो आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की रिवायती खुराक दाल चावल है, तो मैं आपको ये वजाहत से बता दूं कि दालें बहुत सी इंपोर्ट होती हैं, और हमारे यहाँ जो दालें हैं वो बड़ी महदूद हैं, और हर तबका मुख्तलिफ़ किस्म की दाल खाता है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि देखें, बर्गर पप्पू टाइप के लोगों को ये पता ही नहीं है अभी तक
कि इस मुल्क की बुनियादी स्टेपल डाइट है क्या। किसी से पूछते हैं मुल्क में पसंदीदा खाना क्या है, बोलते हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त किसी होटल पे दस्तयाब नहीं। कराची शहर के अंदर आप होटलों पे चले जाइए तो आलू गोश्त सबसे कम खाया जाने वाला, घर पे ज़्यादा खाया जाता है। तो पाकिस्तान का पसंदीदा किस तरह से होगी। मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, आप चाहें तो मालूमात कर लें, मैं गलत हूँ तो उसकी जाके इस्लाह करें ना। हमारा ये एड्रेस आता है फेसबुक का, इसके ऊपर भेजें। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी लिखा होता है, हमसे रब्ता करें भाई, हमें बताएं, अपनी आरा से आगाह करें। अकेला अली नासिर तो यहाँ बैठ के तय नहीं करेगा ना। आप लोगों ने प्रॉब्लम, आप में प्रॉब्लम ये है कि आप सोच रहे हैं कि शाहजेब खानज़ादा बताएगा मुल्क को क्या चाहिए, डॉक्टर शाहिद मसूद बताएंगे क़यामत कब आएगी, नाउज़ुबिल्लाह हैं, और चुड़िया बताएगी कि जनाब मुल्क के अंदर अब आगे क्या होने वाला है। इस चीज़ से आप बाहर निकलें, आप लोग बताएं। ठीक है, सोशल मीडिया ज़्यादा मकबूल हो गया, हम भी यहाँ पापड़ तलने तो नहीं बैठे भाई। टीवी मेन स्ट्रीम है, आज भी लोग टीवी के ऊपर इन्हिसार करते हैं, हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी चलते हैं। गलत बोलूँ तो फिर मुझे पकड़ना। बात यह है कि मुल्क की मईशत जो है, इसको ठीक करने के लिए आप मानाखेज इस्लाहात बताएं और ये बेपर की ना उड़ाएं। हमारी आवाम के अंदर मसला ये, अपनी बेटी की शादी नहीं हुई लेकिन दूसरों की बेटियों के लिए लड़के ढूंढते फिर रहे हैं। तो आप पहले ये समझें कि आपकी जो फील्ड है ना, आप फील्ड के हिसाब से बताएं, मसला नहीं बताएं, हल बताएं। लेकिन सच बात यह, हल किसी को पता नहीं, क्योंकि हर आदमी इस मुल्क के अंदर जनरल फिजिशियन है, जनरल स्पेशलिस्ट है, उसको पता किसी चीज़ के बारे में टकेगा नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ का माहिर बना बैठा है, चाहे वो अखलाकियात है, माशरत है या मईशत है। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्क के मारूफ इक़्तिसादी माहिर जनाब खुर्रम शहजाद साहब। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। जी थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। खुर्रम शहजाद साहब, असल में बात यह है कि आप मुतदिल मिजाज और दरमियानी तबीयत के मालिक आदमी हैं, अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन बात यह है कि अब मसला जो है बड़ा संजीदा और पेचीदा नोयत का हो चुका है। मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं माशी तौर पे, ताहम कोई भी इसके बारे में बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। मसला ये है कि आपके मुल्क के अंदर एक जगह पर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, जो आपकी मजबूरी है। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर दीगर इदारे बता चुके हैं कि महंगाई की शरह से इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखना, ये इक़्तिसादियात, मुआशियात, मॉडर्न इकनॉमिक्स और फाइनेंशियल सिस्टम की रिक्वायरमेंट। डॉलर की कदर में इजाफ़ा हो रहा है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक ही है। दूसरा, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी है, जिसको कोई एड्रेस कर रहा है और कोई उसे एड्रेस नहीं कर रहा, और कहीं कहीं उसे बहुत संजीदगी से एड्रेस किया जा रहा है। जहाँ पे रूमर्स आ रहे हैं कि इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इस नौयत की होंगी कि एलसीज़ की भी जो है वो उसका इजरा भी जो है मुतासिर हो सकता है। तीसरी जानिब आपके मुल्क के अंदर जो लूमिंग इकनॉमिक क्राइसिस है, जिसकी वजह इंक्रीज़ इन इन्फ्लेशन है। हाइपर इन्फ्लेशन तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इन्फ्लेशन इस हद तक हो चुकी है कि गरीब बहुत ज़्यादा परेशान। हम सब अपने कोकून में रह रहे हैं जो कि प्रिविलेज क्लास हैं। वी थिंक दिस इज़ ए स्टॉर्म, वी विल लॉक आवर डोर्स एंड विंडोज़, वी विल ड्रॉ द कर्टन्स एंड द स्टॉर्म विल पास, बट द पुअर पीपल आउटसाइड दे आर टेकिंग द ब्रंट ऑफ इट एंड नो बडी इज़ कंसर्न्ड। मैं चाहूँगा थोड़ा संजीदा नोयत से आप इसका तज़किया करें और हालात वाक़यात के मुताबिक हमारे नाज़रीन को आगाह करें। जी थैंक यू वेरी मच। आपने देखें ऑलरेडी बहुत अच्छा इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है जो हालात चल रहे हैं, और इस वक्त जो है वो मैक्रो इकनॉमिक चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि मईशत को जो है रिस्क्स का सामना है, और वो देखें दोनों तरफ है, वो लोकल भी है और वो ग्लोबल भी है। बाहर दुनिया में भी इस वक्त जो है महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा ये कि ग्रोथ कम है, और चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, एक तरफ वॉर भी चल रही है। ये सर्कमस्टांसेस जो है ना वो रेयर हैं। पहले कोविड आया, वो रेयर था, 100 सालों में एक इस तरह की वबा आई, उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया इकॉनमीज़ को। फिर उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे, फिर उसके बाद रशिया और यूक्रेन की वॉर हो गई, जो 25% प्रोड्यूस करते हैं दुनिया के फूड का और एनर्जी का। फिर उसके बाद जो है अमेरिका ने हिस्टोरिक इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ाए, जो कि इतने ज़्यादा पिछले 30, 40, 50 सालों में नहीं बढ़ाए। फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब भी अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो डॉलर अप्रिशिएट करता है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो ज़्यादातर इन्वेस्टर जो है वो उस तरफ जाते हैं, अमेरिकन इकॉनमी की तरफ।
तो ये भी जो है एक प्रॉब्लम रहा कि यहाँ से भी पैसा निकला है और इमर्जिंग इकोनॉमी से भी निकला है। अच्छा, मैं आपसे एक बड़ा अजीब किस्म वो हमारे साथ रहा, अजीब किस्म का सवाल पूछूंगा। बहुत ज्यादा मैं इसको बस कंप्लीट जी करूं जी कि ये 4 इश्यूज बड़े हैं जिनके अंदर हमारी इकोनॉमी वैसे ही जो है वो फ्रेजाइल रही है। ये नहीं है कि 3 साल में अच्छी इकोनॉमी थी, छोड़ के अच्छी इकोनॉमी गए तो जी 7 महीने में खराब हो गई, या 2018 में अच्छी इकोनॉमी छोड़ के गए थे तो जी अगले 2 साल में खराब हो गई। हमारी इकोनॉमी हमेशा से फ्रेजाइल रही है, कभी भी स्ट्रॉन्ग बेसिस उसको नहीं मिली। यही हाल हुआ है, तभी हमारा ये हाल है कि हम जब हालात खराब होते हैं ग्लोबली तो हम और ज्यादा जो है वो सफर करते हैं। जी अच्छा, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ ना, वो अजीब व गरीब नौइयत का है और मेरे ख्याल से बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी नहीं पूछा गया, लेकिन शायद आप उसको बेहतर जवाब उसका दे सकें। बात यह कि एक अजीब नस्ल की करेंसी आई थी, क्रिप्टो करेंसी, और दुनिया भर के अंदर अरबहा डॉलर इसके अंदर लग गया। अरबहा अगर खरबहा ना हो तो, वैसे कुछ लोग कहेंगे शायद खरबहा डॉलर लग गया, लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि अब big chunk of it has been wiped off. Who is the beneficiary? Who is the loser? क्या ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर ओवरऑल वेल्थ जो एक तरह से वाइप ऑफ हुई है उसका ब्रांड जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज लेंगे, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो फिर ये वेल्थ सर्कुलेट हो जाएगी, हमारी उड़ गई। जी देखिए, बिल्कुल हो सकता है, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा इशू जो है वो क्रिप्टो की वजह से आया कि दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो अभी करेंसीज इस तरह की जो डिजिटल करेंसीज हैं वो अभी पनप रही थी, वो अभी, और स्पेकुलेटिव साइड उसकी बहुत ज़्यादा है। कोई भी देखें चीज़ जब शुरू में आती है, जैसे कि आपको याद होगा .com बबल आया था अर्ली 2000 में, उस वक्त भी यही था कि नई नई टेक्नोलॉजीज आई थी, इंटरनेट का बूम था और कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा जो है ना वो बुक में नंबर्स की जो है फजिंग होना शुरू हो गई, और इवेंचुअली फिर ये हुआ कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी और चीज़ें हवा में थी तो वो बस्ट हो गई। तो ऐसे ही होता है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई कोई चीज़ आती है दुनिया में, तो पहले वो बहुत ज़्यादा, या तो उसकी अंडरस्टैंडिंग वो नहीं होती, स्पेकुलेशन ज़्यादा होती है, कुछ स्पेकुलेटिव फैक्टर्स होते हैं जो उस पर फ़ायदा उठाते हैं, और कुछ ऐसी आवाम होती है जो कि उस पर आती है ग्रीड के लिए, और फिर इवेंचुअली जो बस्ट हो जाता है। लेकिन ये मैं आपको ये बता दूं, क्रिप्टो करेंसीज जो है जी, डिजिटल करेंसीज जो है ना, वो वे फॉरवर्ड हैं। ये दुनिया की जो सेंट्रल बैंक से बड़े या जो रेगुलेटेड इकोनॉमीज हैं उनके, और ये जो P2P है यानी कि पर्सन टू पर्सन, हम आपस में जो है एक ट्रेड कर सकते हैं, तो ये ना दुनिया की जो एक कैपिटलिज्म की एक बहुत बड़ी हेजेमनी है उसको चैलेंज किया है उसने, और ये आगे फ्यूचर है ये क्रिप्टो करेंसीज। नहीं, पॉइंट टेकन, लेकिन जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़ है जैसे, उसके लिए अब जितनी वेबसाइटें हैं, मैं एक वैसे ही आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी निगाह पड़ती है तो मुझे ऐसे लगता है कि a big chunk of news reports that are on international media regarding finance are about cryptocurrency, about perhaps a failure of an exchange, about the decrease in the rates of the cryptocurrency. मैं वैसे बता रहा हूँ, बैनुल-अक़वामी रिसाले, जरीदे, if I write finance right now on Google, I will see that a chunk of news will be only about crypto economy or cryptocurrencies. Am I correct or am I wrong? जी जी जी, ऐसा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें जो बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है ना वो अपनी जगह रहते हैं। ये क्रिप्टो करेंसीज का मसला ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज खुद ख़राब थी, वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ या वो प्रोडक्ट इटसेल्फ मैं नहीं उसको ख़राब कहूँगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें कुछ लोग, कुछ अनासर ऐसे होते हैं जो कि मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, फंड्स को जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं, करप्शन क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से बवाल आते हैं। तो यही हुआ है इसमें जो लोग थे, जैसे कि वो जो FTX वाला इंडिविजुअल था, उसने गलत इस्तेमाल किया फंड्स का, कि लोगों को फंड्स दिए किसी और चीज़ के लिए और यूज़ कहीं और किए। तो ये तो देखें, ये तो ज़िंदगी में हमेशा, ये पूरे डिफरेंट हिस्ट्री में ऐसा होता है ना कि जो भी फ्रॉड करता है उसकी वजह से इम्पैक्ट्स आते हैं। तो ये फ्रॉड है इशू, ये ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो इटसेल्फ कोई ख़राब चीज़ थी। सेकेंडली, आप जो कह रहे हैं ना, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, देखें इम्पैक्ट क्रिप्टो का बहुत बड़ा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, आपने सही कहा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि ना उसके ना बहुत ज़्यादा चेन इम्पैक्ट्स होते हैं, डोमिनो इफेक्ट होता है, चेन इफेक्ट्स होते हैं कि हर तरफ से फंड्स आ रहे होते हैं और पूरी दुनिया में फंड्स फ्लो हो रहे होते हैं और उन एक्सचेंजेस में जा रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि हर कोई पैसे डाल रहा होता है, कोई देखता ही नहीं है कि कोई फ्रॉड भी हो रहा है। तो ये अच्छा है। देखें, वेस्टर्न इकोनॉमी की एक चीज़ अच्छी है कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते फ्रॉड के साथ, इवेंचुअली आप पकड़े जाते हैं। तो जहाँ तक मैंने आपसे जिक्र इसलिए किया क्योंकि यहाँ बिहाइंड क्लोज डोर्स पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा होता है। अब ये ओपनली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको पता होगा कि पाकिस्तानी हर सट्टे वाली चीज़ में हाथ ज़रूर डालता है, हाथ जलाता ज़रूर है अपना। खैर, अब क्या कह सकते हैं, अब
इस पर मैं आपके साथ मजीद भी बात करूं, लेकिन मैं ये तो पार्ट है इसका। हाँ, लेकिन यहां पर आपको एक और मौजू के ऊपर अब लेकर आता हूं। कल भी मैं इस मौजू पर बात कर रहा था, बीच में आधा अधूरा रह गया, आपके साथ बहुत बात करता था। सर, स्टॉक एक्सचेंज को किसकी नजर लग गई? अब तो ऐसे लगता है कोई कैपिटल मार्केट की तरफ जाता तक नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि जब आपकी इक्विटी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कहां से आएगी? मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। जी देखिए, ये मुझे लगता है ये इस स्टॉक चेंज से बियॉन्ड जो है वो प्रॉब्लम है। सिर्फ स्टॉक चेंज प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक चेंज में देखिए कंपनीज लिस्टेड हैं, आपको अच्छी वैल्यूएशंस पे मिल रही होती हैं, और हमारी जो स्टॉक चेंज है उसमें ऑल्दो कम कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 15-20 साल के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब कंट्री के पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो तो ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो ये देख सकें कि डायरेक्शन क्या है। जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो आपको पता है कि वो की होती है, यानी हर चीज़ को जो है ना वो ड्राइव करने के लिए, इकोनॉमिक्स को ड्राइव करने के लिए। तो देखिए, कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज तो कंट्री का हिस्सा है ना, और उसके अंदर जो कंपनीज ऑपरेट कर रही है वो इकोनॉमी का हिस्सा है। जब इकोनॉमी आपकी ठीक नहीं होगी, चैलेंजेस का सामना होगा, अनसर्टेनिटी होगी, पॉलिटिकल फ्रंट पर अनसर्टेनिटी होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, प्लस पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं होगी। अभी ये नहीं पता आपको कि ये हुकूमत कितना चलेगी, या इस हुकूमत की जो मौशी पॉलिसी है वो अभी तक क्लियर नहीं है। हाँ, वही बात है कि जी IMF से बात कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, डेट को कैसे रीपे करना है, ये सारी बातें तो हो रही हैं, बट क्या क्लियर कट स्ट्रैटेजी आपके जहन में कुछ है? आपने कोई खबर देखी? मैंने तो नहीं देखी इस तरह से। तो प्रॉब्लम ये, जब मैं और आप नहीं देख रहे तो इस तरह इन्वेस्टर भी तो ये देख रहा है कि कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करे? हालांकि मैं ये बताऊं कि डाउन टर्न जो होते हैं वो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, और अप टर्न्स जो होते हैं वो बेस्ट टाइम होता है एग्जिट करने का। ये बेसिक जो है इन्वेस्टिंग की जो है ना, वो आपको पता है डॉक्ट्रिन है, रूल है। लेकिन प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ सिर्फ डाउन टर्न नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने जो है एक्स्ट्रा अनसर्टेनिटी क्रिएट की है, जिसकी वजह से स्टॉक गिर गया। काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पे बात होगी, और इनसे अब मैंने यही पूछा था जब, तो इन्होंने एक जवाब दिया कि हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वाजे नहीं है। ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी बात है। अगर वाजे नहीं, और उन्होंने मुझसे भी पूछा कि आपको, मेरे सामने वाजे नहीं है। मैं आपको बात बता दूँ, मुझे इस चीज़ का तो पता है कि इसहाक डार साहब तजुर्बेकार भी हैं और मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए इक़दामात भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इकोनॉमिक पॉलिसी से वाकिफ़ नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। तो यहाँ पर खुर्रम शहजाद साहब, ये जो आपने बात छेड़ी, ज़ाहिरी बात है यहाँ पर कोई सफाई नहीं मेरे पास, और इसकी सफाई अगर देनी भी हो तो वो इसहाक डार साहब खुद ही देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गैर वाज़े इकोनॉमिक पॉलिसी के दौर में अब आवाम क्या सोचे, क्या समझे? आर वी गोइंग टू सेटल आवर इशूज़ विद द IMF? व्हेन डज इट हैपन? What is the current condition of our foreign exchange reserves? How do we intend to replenish them? What is going to be our economic policy vis-a-vis with reference to our monetary policy and inflation? These things are मतलब ये कि are clear and unclear both at the same time. यानी we know कि right चीज़ क्या है, wrong क्या है, लेकिन we don't know what's going to be the next step. क्या कहते हैं आप? जी देखिए, चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं कि आपको जो है वो लोन की अदायगियाँ करनी है, और लोन्स की अदायगियाँ जो है विदाउट IMF तो हो नहीं सकती। ऑफ कोर्स IMF को ऑन बोर्ड रखना है, और IMF ऑन बोर्डेड है। इशू ये होता है कि किसी एक जो है रिव्यू में आपको टफ जो है वो सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है, ऑफ कोर्स आप अगर उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली वो जो भी आपको पैसा देता है तो वो एक कंडीशन भी साथ देता है, और वो कंडीशन आपके लिए भी सही रहती है, क्योंकि आपने ओवर द पीरियड जो है नहीं सीखा कि अपनी इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है, अपने घर को कैसे ठीक करना है। तो डेफिनेटली वो हर मरतबा सख्त जो है वो कंडीशन के साथ आएगा। तो अगर आप गवर्नमेंट साल ये करती रहेंगी कि IMF की कंडीशंस को पूरा नहीं करेंगी, और पॉलिटिकल जो है ना वो प्रायोरिटीज़ लेके चलेंगी, यानी कि पॉपुलिस्ट स्ट्रैटेजीज लेके चलेंगी, ये बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है वो उसको एक बैलेंस करना पड़ता है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी उसका सेफ रहे, पॉलिटिकल कैपिटल सेफ रहे, और उसका ये जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक कैपिटल है जो वो क्रिएट करती है मुल्क के लिए, वो भी जो है वो
अपनी जगह ठीक रहे। तो ये बड़ी मुश्किल कॉल थी, तो ये इनके लिए भी मुश्किल है, लास्ट गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल थी। वो जाते जाते उन्होंने प्राइस नीचे कर दी, जो कि IMF की एक क्लियर कट ब्रीच थी उनके साथ कमिटमेंट की। इन्होंने भी जो है वो कुछ चीज़ें नहीं की उस तरह से, तो वो भी ब्रीच हुआ। लेकिन देखिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ मिलाना, जो कि वो भी अब IMF को देखते हैं सामने कि IMF आएगा तो हम आएंगे, उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि सबको एक पेज पे आने की ज़रूरत है। देखिए 3 एरियाज ऐसे हैं जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कंट्रीब्यूट किया है, जो भी पॉलिटिशियंस आए या जो भी इस्टेब्लिशमेंट आई है, गवर्नमेंट जनरल ने भी चलाई है, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया। तो इन सबको ही मिलके उसको ठीक करना पड़ेगा। वो क्या क्या एरियाज हैं, वो सबसे पहला जो एरिया है वो है डेट की मैनेजमेंट के लिए। आपके अपने जो कर्जे लिए हैं उनको किस तरह से रीशेड्यूल करना है, कैसे जो है अच्छी बात ये कि हमारे कर्जे ज़्यादातर बायलेटरल्स हैं, बायलेटरल और मल्टीलेटरल्स हैं, कमर्शियल नहीं है। तो बायलेटरल का मतलब ये होता है कि आपने कंट्रीज़ के साथ जो है ना वो ज़्यादा लोन दिए हुए हैं, सऊदी अरबिया, चाइना, UAE, इनके साथ आप बात कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेटेजिक आपके ताल्लुकात होते हैं। तो एक कमिटमेंट की किस तरह से ज़रूरत है और वो नज़र आएगी, जो IMF भी आपको जो है ज़्यादा कंसिडर करेगा, वो ये कि सब मिल के डेट पे बात करें कि जी हम सब ने कर्जे मिल के लिए, अब कर्जों के जिम्मेदार हम हैं, सारा हमने कौन पे कर्जे डालें, चाहे वो ये गवर्नमेंट है, पिछली गवर्नमेंट है, उससे पिछली गवर्नमेंट है, उससे पिछली गवर्नमेंट है, सब ने कर्जे लिए हैं, चाहे वो फौजी गवर्नमेंट है, सब ने कर्जे लिए। फिर जो है आपकी एनर्जी की प्रॉब्लम है जिसने आपके कर्जों को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, क्योंकि एनर्जी आपने सस्ती बेची है, महंगी बनाई है, ठीक किया नहीं तो आपने सब्सिडाइज कर दिया। इसी तरह आपने इंडस्ट्री को भी यही किया कि बिजली को ठीक नहीं किया, एफिशिएंसी क्रिएट नहीं किया, अपनी इनएफिशिएंसी को सब्सिडी की सूरत में बिजनेसेस को दे दिया कि जी आप मजे करें, आप ले लें, हम आपको सस्ती चीज़ें देते हैं, हम खुद ठीक नहीं करेंगे, और आवाम जो है उसका खमियाजा भुगतेगी ज़्यादा जो है वो कर्जों की सूरत में। 2 चीज़ें हो गई, एक हो गया आपकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग या डेट की मैनेजमेंट प्लानिंग, दूसरा एनर्जी की प्लानिंग और एनर्जी की एफिशिएंसी और उसकी कॉस्ट रिडक्शन। तीसरी चीज़ आपके पास जो है ना फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल मैनेजमेंट, यानी कि टैक्सेस जो आ रहे हैं उनको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या अपने ऊपर कट लेना है, बहुत बड़ा कट चाहिए इस वक्त, 30% 40% कट चाहिए स्ट्रेट आपकी जो है वो सारे खर्चों पे स्ट्रेट चाहिए इस वक्त। कोई हम ये नहीं सोच सकते कि जी यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना, हमें स्ट्रेट 40% कट चाहिए जो कि डेट रिपेमेंट में चला जाए। तो ना कमिटमेंट जब नजर आएगी ना, एक क्वार्टर में ये करना है हमने, एक क्वार्टर में इतना है हमारे पास टाइम, एक क्वार्टर में अगर हमने कर दिया ये, IMF खुद कहेगा कि हाँ देखें इन्होंने अब कमिटमेंट दिखाई है, ऑस्टेरिटी दिखाई है और जो है फिस्कल डेफिसिट को कम किया है, एटलीस्ट फिस्कल डेफिसिट को कम करें। क्योंकि देखें IMF कह रहा था कि 0.7 करें, आपने 1% कर दिया, 30% ज़्यादा कर दिया आपने डेफिसिट फर्स्ट क्वार्टर में। ये प्रॉब्लम्स है ना, इनको आप जब तक रियलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ ये कहेंगे जी हम हुकूमत में आ जाए, कोई भी हुकूमत में आ जाए और सिर्फ पावर नहीं, IMF ने तो बहुत सारी बातें और भी बताई हैं ना, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन और जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो शायद उसको फेवर ना करें ना। उन्होंने तो ये भी शर्त हमेशा रखते हैं कि बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम के तहत आप इंटरेस्ट रेट रखें। अगर मैं आज बूस्टअप कर देता हूँ तो कैपिटल मार्केट आपकी चीखें मारेगी, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो चीखें मारेंगे, बड़े बड़े अखबारों के अंदर अपने फेवर में आर्टिकल लिखवाएंगे। तो सर ये है ना चीज़, वो भी तो करना पड़ेगा ना, उसने तो जी कर लिया ना, वो तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा दिए ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। लेकिन देखें मैं फिर ये कहता हूँ, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आइसोलेशन में काम नहीं करेगी जब तक जो आप जड़ पे नहीं जाएंगे ना बीमारी की, जब तक जड़ पे नहीं जाएंगे। और जड़ फिस्कल डेफिसिट है, वो मॉनेटरी मैनेजमेंट नहीं है इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारा। जब आप फिस्कल डेफिसिट सही नहीं करते ना और वहाँ से बोरिंग होती रहती है और गवर्नमेंट बोरिंग करके वेस्ट करती रहती है, तो आप जितना मर्जी इंटरेस्ट रेट बढ़ा लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, उससे आपकी इंडस्ट्री ज़्यादा हर्ट होगी, आपके प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हर्ट होगा। तो ये जो है ना आपको मिल के दोनों पॉलिसीज़ को जो है अकोमोडेटिंग करना पड़ेगा या कॉम्प्लीमेंट्री करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता एक तरफ आप रेट्स बढ़ाते रहें और दूसरी तरफ कहेंगे जी फिस्कल डेफिसिट नलका खुला हुआ है और हमारे खर्चे होते जा रहे हैं, टैक्स हमारे पास है नहीं, तो लेते रहें जी, डेट लेते रहें। तो गवर्नमेंट तो डेट लेती रहेगी, वो तो पॉलिटिकली अपने पर्पसेस को पूरा करने के लिए खर्च करती रहेगी, वहाँ पे खर्चा बोझ चलता रहेगा डेट का और इवेंचुअली कहीं ना कहीं आगे डिफॉल्ट करेंगे हम। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे ही चलते रहेंगे कि वर्ष पे आके बिल्कुल एच पे आके फिर एकदम छट जाएंगे, फिर IMF बचा लेगा, हमें ऐसा नहीं होगा। ये हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा, सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना है, ये बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। सब बैठ के ये 3 एरियाज जो मैंने बताए इस पर अगर काम करेंगे तो आपकी 3-4 महीने में बेहतरी हो सकती है। आप दोबारा से इस काबिल हो सकते हैं कि आप जाके इंटरनेशनल जो है वो डेवलपमेंट बैंक से बात करें, बड़ा प्रोडक्टिव कर्जे लें लॉन्ग टर्म। बड़ा अहम नुक्ता है और मेरे ख्याल से चंद नुकात जो पहले हमसे नेग्लेक्ट हो गए थे आज आपने हमारे नाजरीन के लिए बता दिए। वक्त मेरे पास मुख्तसर है, इसलिए क्या करूं, आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से आपसे पूछूंगा इन्हीं मामलात के बारे में। तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। नाजरीन, अली नासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।